Hello learners, welcome back to the channel. I hope you all are doing good. कुछ अनकही और अनसुनी बातों की सीरीज़ में हमने अभी तक प्लेटो को 2 वीडियोस के माध्यम से कवर किया है और हमारे जो नेक्स्ट थिंकर है वो है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को भी हम 2 वीडियोस में कवर करने वाले हैं और मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अगर आपने अभी तक प्लेटो के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर एक बार ज़रूर देख लें। मैं उनके लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूँगी। तो आवर एजेंडा ऑफ द डे इज़ एरिस्टोटल। ही वॉज बॉर्न इन 385 BC। वाई आई एम टेलिंग दिस, अगर आपने पहली वीडियोस देखी हैं प्लेटो की तो आपको ये याद होगा कि मैंने उसमें भी बताया कि यूजीसी नेट वालों ने ईयर ऑफ बर्थ पूछना स्टार्ट किया है कुछ एंशिएंट थिंकर्स के, जिसमें एरिस्टोटल भी हैं, तो यू कुड रिमेंबर हिज ईयर ऑफ बर्थ। ही वॉज बॉर्न इन स्टैगिरा। स्टैगिरा वॉज अ ग्रीक कॉलोनी ऑफ थ्रेस, THRACE। ये थोड़ा हाइड हो गया है, आप लोग मैनेज कर लेना। एंड आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि इन केस यूजीसी नेट वालों ने बर्थ प्लेस पूछ लिया तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको कन्फ्यूज़न हो जाता है एंड वो एथेंस टिक करके आ जाते हैं। तो आपको ये काम नहीं करना है। एथेंस प्लेटो का बर्थ प्लेस था एंड एरिस्टोटल का बर्थ प्लेस स्टैगिरा है। तो रिमेंबर दिस थिंग, ओके। नेक्स्ट है एरिस्टोटल इज नोन एज फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो वाई ही इज नोन एज फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस? बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट थिंकर जिन्होंने स्टेट्स में जो प्रॉब्लम्स थी उनको टैकल करने के लिए एनालिटिकल एंड साइंटिफिक अप्रोच अपनाया था। तो इसलिए इनको हम फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं। और फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी कौन है? लास्ट वीडियो में जस्ट मैंने बताया, आप एक बार देख जरूर लेना उसे, आपको वो बहुत हेल्प करेगी। फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी प्लेटो को कहते हैं, ओके। नेक्स्ट है ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कॉज he compared 158 constitution of 150 states. You can remember this data कि 158 कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर किया था एंड यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, 150 स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। प्लेटोस डिसाइपल, ही वॉज प्लेटोस डिसाइपल, ओके, एंड ही वॉज ऑल्सो हिज ग्रेटेस्ट क्रिटिक. He has criticized him in his so many theories like theory of forms, theory of communism of wives, okay. एरिस्टोटल ने प्लेटो की एकेडमी को एट द एज ऑफ 17 years में ज्वाइन किया था, दैट इज 367 BC में। आप ये डेटा याद रख सकते हो। सिमिलरली he has also opened his own school called Lyceum in 355 BC. And he was also the tutor of Alexander the Great. It is a matter of pride, I can say. Yeah. Our next topic is influences. तो एरिस्टोटल पर जो भी इन्फ्लुएंसेस थे वो बेसिकली इनके फादर निकोमेसियन के थे एंड सेकेंडली प्लेटो से इन्फ्लुएंस थे एरिस्टोटल बहुत ज़्यादा। तो हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है, कुछ पर्टिकुलर फैक्ट्स कि कौन से आइडियाज़ निकोमेसियन से इन्फ्लुएंस्ड हुए थे एंड कौन से आइडियाज़ प्लेटो से इन्फ्लुएंस हुए थे, ओके। एंड आपको ये मिक्स नहीं करना है। तो निकोमेसियन कौन थे? ही वॉज हिज फादर, एरिस्टोटल्स फादर, एंड ही वॉज अ फिजिशियन टू द किंग मैसिडोन. It was his influence that Plato developed an analytical and scientific approach to the problems. Aristotle's organic theory of state was mainly a product of his scientific approach. Simply we can say कि Nicomachean was a physician, okay? It means he was related to science. तो उन्होंने अपने चाइल्ड का जो अपब्रिंगिंग किया वो उनमें उन्होंने इन चीज़ों को डालने की कोशिश ज़रूर की होगी। तो एरिस्टोटल का जो व्यू था किसी प्रॉब्लम की तरफ वो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक वे में था, एनालिटिकल वे में था। एंड एरिस्टोटल का ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट है क्या? ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट ये कहता है कि स्टेट इज़ अ लिविंग बॉडी,
and its institutions like government and all the other institutions are its body parts. Like some is its limbs, some is its head. Okay, तो ये था ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट, जिसमें राज्य एक जीवित जीवित प्राणी की तरह देखा गया है, और उसके इंस्टीट्यूशंस, किसी भी राज्य में जो संस्थाएं होती है वो उसके उस बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं। एंड प्लेटो से क्या क्या लिया था एरिस्टोटल ने? तो डेमोक्रेसी इज नॉट एन आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्लेटो was also supporting this view, and Aristotle is also supporting. State exists for the moral perfection of individual. ये एरिस्टोटल ने प्लेटो से बोरो किया. Slavery is essential to that citizens can concentrate on mental work. तो स्लेवरी को प्लेटो ने भी सपोर्ट किया, एंड उनको ही आगे बढ़ाते हुए एरिस्टोटल ने भी इसको एसेंशियल माना है. मैन इज बाय नेचर सोशल एंड मस्ट लिव एन एसोसिएट लाइफ. प्लेटो का भी मानना था कि एक इंसान अपने विजडम को तभी पा सकता है जब वो एक सोसाइटी का पार्ट हो. एंड सेम बात एरिस्टोटल के वर्क्स में भी हमें देखने को मिलता है. एंड देयर वर सम डिसएग्रीमेंट्स बिटवीन प्लेटो एंड एरिस्टोटल. मैंने पहले भी बताया ही वॉज हिज ग्रेटेस्ट क्रिटिक. तो क्या क्या डिसएग्रीमेंट्स थे? फर्स्ट तो प्लेटो ने डिडक्टिव मेथोडोलॉजी का यूज किया था, जिसमें जनरल टू पर्टिकुलर जाते हैं, एंड एरिस्टोटल ने इंडक्टिव मेथड को यूज किया था, जिसमें पर्टिकुलर टू जनरल जाते हैं. Aristotle does not agree with Plato's notion of communism of vice. एरिस्टोटल ने प्लेटो के सम ऑफ आइडियाज को क्रिटिसाइज किया, जिसमें से दो आइडियाज थे. फर्स्ट है कम्युनिज्म ऑफ वाइस. एरिस्टोटल के लिए इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अगर आप उसको एलिमिनेट करते हो तो दिस कैन क्रिएट डिसहार्मनी इन योर सोसाइटी. एंड नेक्स्ट जो एरिस्टोटल डिसएग्री करते हैं वो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स है, जो प्लेटो ने दी थी. आवर नेक्स्ट टॉपिक, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया है. तो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है हमारा वर्क्स. तो बेसिकली मैंने टोटल 8 वर्क्स को यहाँ लिस्ट किया है, सो दैट कुछ छूटे ना और आप एग्जाम में अच्छे से सारे क्वेश्चंस करके आओ. तो फर्स्ट वर्क इज निकोमेचियन एथिक्स, which was written in 350 BC. You could remember these dates क्योंकि sometimes UGC नेट पूछ देती है dates. तो in this work he used the word Nicomachus. It was his son's name. First thing कि निकोमेशियन एरिस्टोटल के फादर का नाम था, ये आप पहले जान चुके हो पहले के स्लाइड के थ्रू. एंड नेक्स्ट है, इस बुक में एक वर्ड यूज किया है एरिस्टोटल ने, दैट इज निकोमेकस. एंड उसमें जो निकोमेकस वर्ड यूज हुआ है वो एरिस्टोटल के सन का नेम था. इसमें आप कंफ्यूज मत होना. ही यूज द मेथड टेलियोलॉजी. निकोमेशियन एथिक्स में मोस्टली बुक के मोस्टली पार्ट में आपको टेलियोलॉजी या फिर टेलोस के बारे में ही मिलेगा कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ, व्हाट इज़ द टेलोस का मतलब एंड और पर्पस होता है. यहाँ एरिस्टोटल ने जो ये थ्योरी दी है, उन्होंने वर्च्यूज़ के बारे में बताया है, विजडम के बारे में बताया है, एंड उन दोनों से पहले उन्होंने डिफरेंट वर्च्यूज़ को डिस्कस किया है इस बुक में. एंड इसमें एक इम्पॉर्टेंट ये है कि टेलियोलॉजी में उन्होंने जो पर्पस की बात की है कि ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ अ पर्पस. तो इसमें उन्होंने ये नहीं बोला है कि लाइक एक पेन का पर्पस है टू राइट इन अ गुड वे, या फिर नाइफ का जो पर्पस है वो टू कट इन अ फाइन मैनर. तो ये सब उनका मतलब ये नहीं था, वो आर्टिफैक्ट्स को नहीं इंडिकेट करना चाहते थे.
उन्होंने अपने बुक में जो टेलियोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया है निकोमेशियन एथिक्स में, उसमें बेसिकली ऐसी चीज़ें हैं जिसको किसी पर्पस के लिए बनाया नहीं गया है। आर्टिफैक्ट्स का मतलब या फिर हैंडमेड जो चीज़ें होती है या आर्टिफिशियल चीज़ें होती है, उसको एक पर्पस के लिए कोई इंसान या एक ऑब्जेक्टिव के लिए बनाता है। तो उन्होंने ये जो थ्योरी दी है या फिर निकोमेशियन एथिक्स में उन्होंने जो टेलियोलॉजी यूज़ की, उसमें उनका मतलब उससे नहीं है कि ऐसी चीज़ें जिसको किसी ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया हो। उनका मतलब सिंपली है कि ऐसी चीज़ें जिसको हमने नहीं बनाया है, लाइक हम खुद इंसान को किसने बनाया है, नो वन नोज, लेकिन ह्यूमन बीइंग का भी कुछ पर्पस है। क्या पर्पस है? टू गेट द हैप्पीनेस। हैप्पीनेस एक डिफरेंट मैनर में बताया गया है इन डिटेल, लेकिन मैं इतना डिटेल अभी नहीं बता सकती क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मैं शॉर्ट बताने की कोशिश करती हूँ आपको कि प्लेटो ने जो पर्पस की बात की है ह्यूमन लाइफ की, उसमें उन्होंने बोला है कि अल्टीमेट गोल है हैप्पीनेस को अचीव करना। तो हैप्पीनेस को अचीव करना किस मैनर में? उन्होंने दो टाइप के वर्च्यूज बोले, मोरल वर्च्यू एंड इंटेलेक्चुअल वर्च्यू। मोरल वर्च्यू क्या था? मोरल वर्च्यू इसका यूजुअल सेंस में जो यूज़ करते हैं हम, मोरालिटी, नैतिकता जो है हमारे अंदर, उसके बारे में। एंड सेकंड है इंटेलेक्चुअल वर्च्यू। तो उनका मानना है कि मोरल वर्च्यूज हमेशा रहेंगे हमें गाइड करने के लिए, हमारे एक्शंस को गाइड करने के लिए, बट हमें जो यूज़ करना होता है डे टू डे लाइफ में, वो हम इंटेलेक्चुअल वर्च्यू को यूज़ करते हैं। एंड आफ्टर यूजिंग इंटेलेक्चुअल वर्च्यू वी गेट दैट सेटिस्फैक्शन एंड वी बिकेम हैप्पी। तो हैप्पीनेस के बाद का कुछ गोल है क्या? हम खुश क्यों होना चाहते हैं? हमें कोई चीज़ चाहिए, तो क्यों चाहिए? क्योंकि उससे मुझे खुशी मिलेगी। इसके पीछे एक रीज़न है, लेकिन हमें खुशी क्यों चाहिए? इसके पीछे का कोई और अल्टीमेट टारगेट है क्या? नहीं है। तो अल्टीमेट हमारा हैप्पीनेस हुआ, एंड हैप्पीनेस के बाद कुछ और नहीं है। इसकी बात करते हैं एरिस्टोटल। उन्होंने निकोमेशियन एथिक्स में दो टाइप के वर्च्यूज़ के बारे में डिस्कस किया है, दैट इज़ मोरल वर्च्यू एंड इंटेलेक्चुअल वर्च्यू। मोरल वर्च्यू आपको मैंने जस्ट अभी बताया कि जो यूजुअल सेंस में नैतिक गुण जो हमारे अंदर होते हैं उनके बारे में बोला गया है। एंड इंटेलेक्चुअल वर्च्यू क्या हुआ? इंटेलेक्चुअल वर्च्यू का हुआ मतलब प्रैक्टिकल चीज़ें जो हमारे अंदर हैं। He also wrote about two wisdoms in his book, that is सोफिया एंड फ्रोनेसिस। आप इन वर्ड्स को याद रख सकते हो क्योंकि ये थोड़े से टेक्निकल वर्ड्स साउंड कर रहे हैं, जो अगर गलती से भी यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में आ गया तो ये कॉमन सेंस से आप टिक करके नहीं आ सकते। अगर आपने कहीं सुना है या पढ़ा है तभी आप उसको टिक कर पाओगे। ओके, तो सोफिया क्या है? सोफिया है थियोरेटिकल और डेमोन्स्ट्रेटिव विजडम, एंड फ्रोनेसिस क्या है? प्रैक्टिकल रीजनिंग और विजडम। थ्योरेटिकल विजडम क्या हुआ? थ्योरेटिकल विजडम का मतलब ये हुआ कि ऐसे वर्च्यूज़ के थ्रू विजडम मिलना जो थ्योरेटिकल हो, जो बहुत ज़्यादा जिनको अचीव करना रियल लाइफ में ऐसे गोल्स को अचीव करना पॉसिबल नहीं होता है, उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव विजडम बोलते हैं। लाइक एक ऐसा इंसान जिसको कोई इच्छा ही ना हो और उसमें सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा हो, जिसको वर्ल्डली चीज़ों से मतलब ना हो, मैटेरियलिस्टिक चीज़ों से मतलब ना हो। तो ऐसी ये बात हम कर तो सकते हैं, लेकिन ये चीज़ अचीव करना नॉर्मल पीपल के लिए या नॉर्मल सिटीजन्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल साउंड नहीं करता है, तो इसको हम सोफिया बोलते हैं। फ्रोनेसिस क्या है? फ्रोनेसिस का मतलब है प्रैक्टिकल विजडम। इट मीन्स कि आप सोसाइटी में रहकर जो लिमिट्स हैं आपके विशेष के या फिर आपके सेटिस्फैक्शन का या फिर हैप्पीनेस का, उनको अपने एक्शन के थ्रू प्रैक्टिस करना डे टू डे लाइफ में, इसको फ्रोनेसिस बोला उन्होंने। नेक्स्ट बुक है मेटाफिजिक्स। इस बुक में उन्होंने प्लेटो के थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को रिजेक्ट कर दिया है, मतलब उसके डिमेरिट्स को बताया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, यू कैन रिमेंबर। थर्ड है हमारा पॉलिटिक्स। ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ एरिस्टोटल, जिसमें उन्होंने कोइनोमिया करके एक वर्ड यूज़ किया है जिसका मतलब होता है पॉलिटिकल एसोसिएशन। तो यू कैन रिमेंबर दिस थिंग। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस, दिस इज द अनदर बुक, एंड द अदर बुक्स आर फिजिक्स, रिटोरिक्स,
on the soul, Eudemian Ethics is the last book. Okay, no, this is not in that sense कि this is the last book, but मैंने लिस्ट किया उनमें से ये लास्ट बुक है, जिसमें उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है यूडेमोनिया। यूडेमोनिया का मतलब होता है हैप्पीनेस। तो आप ये वर्ड याद कर सकते हो, उसका मीनिंग याद कर सकते हो। एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू ऑल कि आप इन बुक्स को अच्छे से याद कर लेना, सारे नामों को अच्छे से याद कर लेना। एंड जो इसमें से इम्पॉर्टेंट बुक्स है लाइक पॉलिटिक्स, इनका अगर आप ईयर भी याद कर लो तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। एंड मेथोडोलॉजी जो एरिस्टोटल ने यूज़ किए थे वो थे टेलियोलॉजी एंड इंडक्टिव। सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट एरिस्टोटल। एरिस्टोटल इज अ थिंकर ऑफ कॉमन सेंस। वाई वी आर कॉलिंग दिस कि वो कॉमन सेंस के थिंकर थे, क्योंकि वो बिलीव करते थे कि गुड गवर्नेंस के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, रेदर हमको कॉमन सेंस की ज़रूरत है। एक ऐसा इंसान जिसमें कॉमन सेंस अच्छा हो, सही हो, वो रूल कर सकता है रेदर देन स्पेशलाइज्ड या एक्सपर्टीज। ओके, नेक्स्ट है ही इज़ अ फंक्शनलिस्ट। यू कैन रिमेंबर दिस इज़ वेरी क्रूशियल फॉर यू और फॉर योर एग्जाम कि ही वॉज अ फंक्शनलिस्ट। फंक्शनलिस्ट कौन होते हैं, क्या करते हैं? फंक्शनलिस्ट का मतलब सीधा सा है जो फंक्शंस पे बिलीव करते हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके फंक्शन पे। ओके, तो ही वाज अ फंक्शनलिस्ट। नेक्स्ट है बिलीव्स दैट गोल्डन मीन इज अ गोल्डन रूल। प्लेटो ने गोल्डन मीन की बात की थी। गोल्डन मीन है क्या? तो वो एक्चुअल में इक्विलिब्रियम एंड बैलेंस की बात करते हैं। जब हमें दो आइडियाज़ के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा हो तो हमें वहाँ से मिडिल पाथ चूज़ करना होता है, इसको ही वो गोल्डन मीन बोलते हैं। एक करेज वाला पीपल कौन होता है? करेज किस में होता है? तो एक ऐसा इंसान जिसने अपने अंदर के डर को भी जो भी डर है उसको साइड कर दिया है, प्लस जो एक ओवर रिएक्शन होता है उसको भी साइड कर दिया है। ही सिंपल अ करेजियस पर्सन। तो ये है मिडिल पाथ। नेक्स्ट है एक कोट है जिसको मैंने यहाँ लिखा है क्योंकि मुझे इम्पॉर्टेंट लगा आपके एग्जाम के लिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द रूलर टू बी वर्ल्डली वाइज रेदर देन वाइज इन द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़। ये एरिस्टोटल ने बोला है और ये आप मेमोराइज कर सकते हो, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपको सारी चीज़ें अभी तक जो भी मैंने बताई समझ आ गई हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।